अमिताभ बेहर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीईओ हैं ऑक्सफैम इंडिया के। उनकी रिपोर्ट का भी एक बड़े हिस्से में हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस शो में। अमिताभ बेहर, जो ये आपने स्टडी की है, इस स्टडी का थोड़ा आप सैंपल साइज और ये कितने वक्त में आपने ये आंकड़े जुटाए, इसके बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को? तो शुक्रिया, मुझे आपने न्योता दिया। तो ये सैंपल पर आधारित नहीं है, ये जो है ये आधारित है एग्जिस्टिंग सोर्सेस पर। जो फोर्ब्स का सोर्स होता है वहां से हमने लिया है और बहुत सारे सरकारी आंकड़ों को लिया है। तो ये कोई सैंपल सर्वे के आधार पर नहीं किया गया है। ये इनमें से बहुत से आंकड़े अमिताभ पहले भी सार्वजनिक मंच पर ये चर्चा का विषय बनते थे। तो इन आंकड़ों को जब आप कलेक्ट और कुलेट कर रहे थे तो सबसे अहम बात, और मैं ये यहाँ पर जो आपने टाइटल भी दिया है अपनी रिसर्च का, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, तो अगर अमीर अमीर हो रहा है तो उससे क्या गरीब और गरीब हो रहा है देश में? क्या आप इस निष्कर्ष की ओर जाते दिखते हैं अपनी रिपोर्ट में? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप ही अभी एक शब्द कह रहे थे कि समग्रता से हमको देखना होगा। तो उसी समग्रता से इस विषय को अगर देखें तो एक आंकड़ा मैं आपको और देता हूं, क्योंकि आपने अभी जोड़ा मुझे, तो मुझे पता नहीं इस पे चर्चा हो गई है पहले या नहीं, पर पिछले 10 वर्षों में जो टॉप 1% हैं, उन्होंने जितना नया वेल्थ क्रिएट हुआ उसका 40% उनके पास है। 40.6। हाँ, और जो नीचे के 50% है उनके पास सिर्फ 3% के हैं। तो ये साफ दिखाता है कि जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उसका पूरा फायदा सिर्फ टॉप के कुछ लोगों को मिल रहा है, वो सिर्फ 1% लोगों को मिल रहा है, और उसका फायदा जो होना था वो आम लोगों को, हाशिए पे रहने वाले लोगों को, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। तो यही बुनियादी सवाल है। देखिए, सवाल यह है कि जब ये इतनी साफ पिक्चर हमारे सामने है, और मुझे लगता है कि इस पर कोई सवाल उठाएगा, जो हम बात कर रहे हैं कि कितने बिलियनर्स, 166 बिलियनर बन गए हैं, उनका वेल्थ पिछले 2 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है। तो अब बड़ा सवाल यह होना चाहिए कि हम भारत देश में क्या नीतियां ला सकते हैं जिससे इसको बदला जा सकता है। तो ये बुनियादी सवाल है। मुझे लगता है कि गैर बराबरी, असमानता को हम ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि ट्रिकल डाउन हो जाएगा। और मुझे लगता है उस मिथ को अब हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि ऊपर पैसा बढ़ता जाए। सबसे अमीर 10 लोग हैं देश में, आपके रिपोर्ट के हिसाब से एक साल में उनकी संपत्ति, उनके धन में 32.8% का इजाफा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि ये इजाफा सबके लिए होना चाहिए, गरीब को आमदनी में भी उतना इजाफा हो? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जो सिर्फ वेल्थ क्रिएशन कह देना काफी नहीं है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे लगता है कि सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। पर ये सवाल तो सदियों से, दशकों से मुंह बाए खड़ा है हर सरकार के सामने। अमिताभ, 1971 में नारा बुलंद किया गया था, गरीबी हटाओ। गरीबी कहां हटी है? संदीप, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गरीबी नहीं हटी है, लेकिन मैं आपको यह भी कह दूं कि आंकड़े हैं, और सिर्फ हमारे आंकड़े नहीं हैं। थॉमस पिकेटी जैसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, इनइक्वालिटी लैब जैसी और संस्थाएं हैं जो इस पर काम करती हैं, वो ये आपको दिखा सकती हैं आंकड़ों के जरिए कि भारत में असमानता लगातार आजादी से लेकर 90 तक घट रही थी, और उसके बाद ये असमानता फिर बढ़ना शुरू हुई है। और हम लोगों को ये अब देखना होगा कि जो हमने एक परिवर्तन किया अपने पूरे के पूरे टैक्स आर्किटेक्चर में, इकोनॉमिक सिस्टम में, उसको हम लोगों को फिर से समझना होगा। आज बड़ा राजनीतिक सवाल मेरी समझ में ये गैर बराबरी का है, और गैर बराबरी को बिना एड्रेस किए, अब आप ये देखिए कि जिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसके आधार पर आज रिस्ट्रक्चरिंग बहुत से देश करते हैं, वह खुद कह रही है कि यह लेवल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सस्टेनेबल नहीं है। पर वही आईएमएफ भारत की दाद भी देता है, उसके ग्रोथ रेट की दाद देता है। पर आप उसी आईएमएफ को देखें तो वही आईएमएफ कह रहा है कि ये लेवल ऑफ इनइक्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपसे ये पूछूंगा, कौन व्यक्ति आज इन आंकड़ों के साथ ये कहेगा कि ये लेवल ऑफ